हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर 5 ऑफ साउंड और ये हमारा आखिरी लेक्चर है साउंड का नहीं, पूरे ग्रेड 9 फिजिक्स का। और आज हम देखने वाले हैं ओलंपियाड्स के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर साउंड। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों अगेन मैं रिमाइंड करवा दूं, ये लेक्चर देखने से पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जरूर देख लेना कॉन्सेप्ट के लिए। अगर कॉन्सेप्ट होंगे स्ट्रॉन्ग तभी ओलंपियाड से क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। तो जैसे न्यूमेरिकल दिखेगा, यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा, उसको वीडियो को पॉज करिए और अपने से ट्राई करिए। और अगर नहीं होता है देन सोल्यूशन देखिए, पर पहले प्लीज ट्राई करिए बच्चों, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। चलो शुरू करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? मैं यहां पर सॉल्व करूंगा और यहां पर क्वेश्चन देखेगा, राइट? ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स इज 20 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी? 20 किलोहर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय इट इन वाटर एंड एयर विल बी। तो बच्चों ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ओलंपियाड का क्वेश्चन, कि एक सोर्स है, ठीक है। यहां पर लेट से कोई सोर्स होगा, मे बी कोई स्पीकर, सोर्स मतलब कोई स्पीकर होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी है बच्चों? 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज है ना, ठीक है। तो वो बता रहा है कि ये अगर सोर्स, अगर ये साउंड जो बन रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज है, अगर हम उसको एयर में प्रोड्यूस करें और अगर हम वाटर में प्रोड्यूस करें, लेट्स से इसकी कैपेबिलिटी है, ये सोर्स है जो पानी में भी साउंड बना सकता है और जो हवा में भी साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा? तो बच्चों जो सोर्स स्पीकर या जो भी है, जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, चाहे वो एयर मीडियम में हो चाहे वाटर मीडियम में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो वही साउंड प्रोड्यूस करेगा। स्पीड चेंज होगी, फर्क आएगा स्पीड में, यहां पर स्लो होगी यहां पर फास्ट होगी फॉर श्योर, बट जो फ्रीक्वेंसी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो सोर्स है वो तो यही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। स्टार्ट। Okay, बच्चों. So next numerical is A.R. Rahman is conducting a musical night in an open auditorium in New York. If a person who is sitting in the auditorium at a distance of 250 meters from the stage and other person who is watching the live program on television set sitting in the front of it in Hyderabad, then the person who hear him first is. तो प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है? A.R. रहमान अगर कॉन्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप भी कॉन्सर्ट में गए होंगे म्यूजिशियन के, ठीक है। तो लेट से यहाँ पर कोई कॉन्सर्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर है A.R. रहमान, और लेट से आप बैठे हो 250 मीटर्स, यहाँ पर आप ही बैठे हो, लेट से एग्जांपल, कितने डिस्टेंस पे? 250 मीटर्स पे। और एक बंदा है जो मीलों दूर, बिकॉज ये हो रहा है न्यूयॉर्क में, ठीक है, अमेरिका में हो रहा है, और आप बैठे हो इंडिया में, ठीक है। आप कहाँ पर बैठे हो? इंडिया में। इंडिया में वो भी लेट से कोई सिटी में, यहाँ पर हैदराबाद या कोई भी सिटी में बैठे हो, लेट से यहाँ पर सिटी में बैठे हो। कितनी डिस्टेंस है? बहुत ज्यादा। तो यहां से जो कैमरा शूट करेगा, जो रिकॉर्ड करेगा, वो यहां से आपको एक लाइव टेलीकास्ट करेगा। वो कैसे करेगा? थ्रू विच कम्युनिकेशन? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कम्युनिकेशन की स्पीड होती है वो क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट से आपको दिखाएगा। ये बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, मतलब है रियलिस्टिक, बट जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा आइडियलिस्टिक रखना पड़ेगा, कि सर लैग हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में लैग होता है, वो रिकॉर्ड करेगा, सपोज थोड़ी बहुत एडिटिंग होती होगी या कुछ, नहीं, हम मानेंगे रिकॉर्ड कर रहा है, लाइव दिख रहा है, इट्स लाइक अ वीडियो कॉल। तो मुझे बताओ साउंड किसको सुनाई देगा? तो लेट्स से आप घर में बैठे हो, इंडिया की सिटी में घर में बैठे हो, ये टेलीविजन होगा, आप टीवी के कितने दूर बैठे होंगे? 10, 20, 30 मीटर। ऐसा तो होता नहीं कि यहाँ टीवी और हम 200 मीटर दूर बैठे हैं, इतना तो लेंथ भी नहीं होता लिविंग रूम का। अरे गेटिंग, तो बहुत नजदीक बैठे होंगे, राइट? टीवी के आप मान के चलो 20 से 30 मीटर होता है, एग्जाम्पल, यहां पर बैठे हो। तो ये मान के चलो कि यहां जो साउंड प्रोड्यूस होगा बाय A.R. रहमान, बाय कोई भी म्यूजिशियन, जो साउंड प्रोड्यूस यहां से होगा और आपको जैसे टेलीविजन से प्रोड्यूस होगा वो सेम टाइम पे होगा, क्योंकि जैसे ही प्रोड्यूस हुआ स्पीड ऑफ लाइट से यहां पर आ गया। तो मान के चलो जैसे ही साउंड यहां से निकल के बंदे की तरफ जाएगा, उसी टाइम पे आपको टीवी से निकल के आपकी तरफ आएगा। अब जब साउंड यहां से यहां जा रहा है, उसको कितना ट्रेवल कर रहा है? 250 मीटर्स। मीडियम क्या है? एयर। और जब टीवी से आपकी तरफ आएगा तो उसको कितना ट्रेवल कर रहा है? 20 से 30 मीटर। वो मीडियम क्या है? एयर। अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन सुनेगा? ऑब्वियसली जो बंदा टीवी के सामने बैठा है। तो आंसर इज जो टीवी के सामने बैठा है। यहां पर बहुत सारी चीजों को हमने इग्नोर किया है, कि
कुछ लैग हो गया। तो हम यहां पर ये दिखाना चाहते थे, ये क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाहता था कि यहां से यहां जो जाता है साउंड वो स्पीड ऑफ लाइट से जाता है, तो इन नो टाइम यहां से रिकॉर्ड हुआ, मतलब लाइव शूट हुआ और आपको दिखा, यहां से लाइव शूट हुआ और आपको दिखा। फिर यहां से 20 मीटर ट्रैवल करेगा आपको सुनने के लिए, यहां से 250 मीटर। तो कौन सुनेगा यहां पर, जो भी सिटी में बैठा है। तो आंसर इज पर्सन सिटिंग इन हैदराबाद, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसा रहा बच्चों, मजा आया, क्वेश्चन अच्छा था ना? ठीक है, ट्राई खुद से कर। अगर खुद से ट्राई किया है और आंसर आता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्वेश्चन हमने खुद से ट्राई किया, हमारे आंसर आए। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसा लगे कि इससे बेस्ट सोल्यूशन है, मतलब कि इससे शॉर्ट सोल्यूशन है, या तो फिर कुछ एड ऑन करना चाहते हो सोल्यूशन में, तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट। अगर कुछ गलती होती है पढ़ाने में, कुछ या सर ये मिस कर दिया, ये छोटी बड़ी गलती हो गई, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल अप्रिशिएट इट। ओके, चलो प्यारे बच्चों, लेट्स गो फॉर द थर्ड न्यूमेरिकल। बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 3 two statements are given. Statement number 1, echo is produced when sound is incident on hard and polished surface. अगर echo produce होता है hard surface पे, जी हाँ, अगर कोई hard surface, चाहे वो पॉलिश हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ऐसा नहीं लिखा पॉलिश ओनली, अगर पॉलिश ओनली लिखते तो हम बोलते नहीं यार ये गलत है, क्योंकि वो रफ सरफेस होता तो भी साउंड रिफ्लेक्ट करता है, ये लाइट नहीं है। पर यहां पर हार्ड होना जरूरी है, सब्सटेंस हैज टू बी हार्ड। क्यों? सॉफ्ट क्या करता है, वो साउंड को एब्जॉर्ब करता है, आपको पता है। तो क्या वो साउंड रिफ्लेक्ट करेगा? एको इज प्रोड्यूस, हाँ जी बिल्कुल प्रोड्यूस हो सकता है। जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट 2, साउंड एनर्जी कैन बी टोटली रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स विथ सॉफ्ट एंड लूज टेक्सचर। नहीं बाबा, सॉफ्ट है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा साउंड का, साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा। सॉफ्ट मटेरियल हुआ तो आपको पता ही ऑडिटोरियम्स में या हॉल्स में एको क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ कर्टन्स, बिकॉज ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो सॉफ्ट होते हैं। ये पता है आपको, एको और रिवर्ब जो पढ़ाया था डिटेल में पढ़ा है हमने ये चीज। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। 4 ऑप्शंस होंगे, यहां पर शायद ऑप्शंस नहीं दिखेगा आपको, खाली स्टेटमेंट्स दिखेगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। स्ट्रिंग वाइब्रेशन, स्ट्रिंग कहां पर वाइब्रेट होती है? या तो वो गिटार हो, या फिर यहां पर देखो क्या, तबला, बाइसिकल, बैल, सितार, फ्लूट। सितार। तो जो स्ट्रिंग वाइब्रेशन है, मतलब कि ए जो है वो किसको मैच करेगा? सितार को, दैट इज थर्ड। वहां पर तो सितार में तो स्ट्रिंग होती है। मेम्ब्रेन वाइब्रेशन, मेम्ब्रेन मतलब कि एक टाइप का लेयर, और तबले में तो होती है लेयर, जो तबला होता है, देखो ये तबला, और ये जो मेम्ब्रेन है टू एंड फ्रो वाइब्रेट होता है, इसीलिए तो साउंड प्रोड्यूस होता है तबले में। और जो सितार होता है, ड्राइंग मेरी बहुत ही बढ़िया है, आई नो ये स्ट्रिंग जो होती है इसको हम वाइब्रेट करते तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज मेम्ब्रेन वाइब्रेशन, उसमें आएगा तबला, दैट इज 1। सी क्या है? वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, जहां पर एयर का कॉलम हो, वो कौन सा होता है बाबा? फ्लूइड, फ्लूट होता है ना, सॉरी फ्लूट होता है ना, मजाक में बोल रहा हूं, फ्लूट, अरे यार बांसुरी है ना, बांसुरी। तो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्या होगा? 4th वन। ठीक है, बांसुरी। अरे बांसुरी ऐसे तो होती है, एक कॉलम होता है, ये छोटे 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 होल्स होते हैं, तो एयर कॉलम, हवा जाती है, फूक तो मारते हो फ्लूट में, फ्लूट में क्या मारते हो? फूक तो मारना है। ठीक है, 4th, वाइब्रेशन ऑफ अ प्लेट, ट्रिंग 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 ट्रिंग, दैट इज बाइसिकल बेल। तो डी का ऑप्शन क्या होगा? बाइसिकल बेल, दैट इज 2। 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2 इज द ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया बिकॉज मुझे तो करना था, राइट? पर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको चारों ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे कि आपने देखो ऑप्शंस भी देखना है, जब मैच द फॉलोइंग ऑप्शंस देखना, ए पहला ऑप्शन है A1, सेकंड ऑप्शन A3, थर्ड ऑप्शन है A4, डी ऑप्शन है A2, मतलब कि ए के लिए सब अलग अलग है, सेम कोई भी नहीं है। तो अगर आप खाली ए क्रैक कर लोगे तो बी सी डी क्रैक करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ए में डाउट है आपको तो बी और सी और डी अप्रोच करो, पर ए आप श्योर हो कि नहीं यार यही आंसर है, जैसे कि इसका सितार ही आएगा, तो आंसर देखो ए की मैच कर रहा है, थर्ड वन बी टिक करके आगे निकल जाओ, टाइम सेव करो। और एक पर्पसली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में सेट किए जाते हैं कि जो भोले बच्चे होते हैं वो पूरे ए बी सी डी सॉल्व करेंगे और बोलेंगे वाह पूरा आंसर आ गया, मजा आ गया। बट जो स्मार्ट बच्चे होंगे तो वो क्या करेंगे, ए आंसर टिक करेंगे, श्योर है, आगे निकल जाएंगे, ये चेक भी नहीं करेंगे बी सी डी। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पर श्योरिटी थोड़ी कम है तो ऑब्वियसली चेक करना जरूरी है, ओवर स्मार्ट मत बनना, स्मार्ट बनना। चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
In fifth question, a student plotted the following four graphs representing the variation of velocity of sound in a gas with the pressure for a given temperature. Which one is correct? Okay, there are four graphs. You can see the four graph, right? बच्चों यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है. यहाँ पर चेंज हो रहा है वेलोसिटी ऑफ गैस. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गैस. ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ गैस होती है वो डिपेंड ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पे करती है. और ऑब्वियसली सेकंड जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट. अब ये थोड़ी चीजें बहुत टेक्निकल है. ये आप एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है ना इसका बिल्कुल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और रियल कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे केटीजी में, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस. ग्रेड 11th में पढ़ोगे आप, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में पढ़ोगे. तो अभी ग्रेड 11 में तो हो नहीं, ग्रेड 9 में सॉल्व कैसे करें? सिंपल सी बात है, वेलोसिटी चेंज होता है ड्यू टू टेम्परेचर, आपको पता है. सेकेंड था ह्यूमिडिटी, वीडियो में पढ़ाया मैंने कि हाउ द वेलोसिटी ऑफ साउंड गेट्स अफेक्टेड. तो वेलोसिटी टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, ह्यूमिडिटी से अफेक्ट होता है, और सॉलिड लिक्विड गैसेस में एज अ सीक्वेंस में चलता है. सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में कम, गैस में थोड़ा कम. तो इन ऑल मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज टेम्परेचर. स्पेशली गैस में तो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बोल दो कि कांस्टेंट है तो बात खत्म हो गई. पर यहां क्वेश्चन में कहा बोला है, इट इज गिवन दैट देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद प्रेशर. ग्राफ्स आर गिवन लाइक दैट फॉर अ गिवन टेम्परेचर. तो ऐसा जो स्टेटमेंट लिखते हैं ना, फॉर अ गिवन टेम्परेचर, फॉर अ गिवन टेम्परेचर, इसका मतलब कि टेम्परेचर एक समान है और प्रेशर और वेलोसिटी में क्या अंतर आ रहा है वो ग्राफ है. तो फॉर अ गिवन टेम्परेचर का मतलब ही होता है टेम्परेचर कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मान के चल लो जो वेलोसिटी ऑफ गैस है वो इफेक्ट कभी नहीं होगी. वेलोसिटी ऑफ गैस भी कैसी रहेगी? कांस्टेंट. तो ग्राफ एक ही है जहां पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है. देखो अगर आप ऑप्शन ए देखोगे बच्चों, देखो यहां पर आप देखोगे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, राइट? वेलोसिटी वर्सेस प्रेशर. ऑप्शन ए कैसा जा रहा है? ऐसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है. ऊपर जा रहा है मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद प्रेशर. ये ग्राफ देख के समझना आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा मोशन का चैप्टर पढ़ो, ब्यूटीफुली ग्राफ समझ में आ जाएगा. ग्राफ होता क्या है, ये लाइन क्या प्रेडिक्ट करता है, एवरीथिंग इन डिटेल. प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट के लिए बोल रहा हूं. ठीक है, चलो सेकंड देखोगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है विद प्रेशर. देखो ना ऐसा ग्राफ है, नीचे जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग विद प्रेशर. सी भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी विद प्रेशर. एक डी है जो ऐसा दिखेगा आपको. इसका मतलब देखो प्रेशर बढ़ा, देखो प्रेशर कुछ नहीं था तो वेलोसिटी इतनी ही थी. प्रेशर थोड़ा बढ़ा तो वेलोसिटी तभी भी इतनी ही रही, देखो इतनी. प्रेशर और बढ़ा तो वेलोसिटी इतनी ही रही, देखो ये वाली वेलोसिटी. जो वेलोसिटी वाई पे तो वाई देखना होता है, एक्स पे प्रेशर है, प्रेशर और बढ़ा दिया, वेलोसिटी तो उतनी ही रही. तो आंसर कौन सा रहेगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 6, अ साउंड वेव ट्रैवलिंग इन अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द फिगर. आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, राइट? If vibrating source of sound makes 360 oscillations in 2 minutes. 360 oscillations मतलब oscillation होता है क्या है? अरे टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे ऐसे घूमना, oscillation करना. ठीक है, oscillation का मतलब एक टाइप का मोशन है. 360 मोशन इन 2 minutes. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला कोई नहीं है. इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ मोशन, जो भी बोलो, नंबर ऑफ मोशन बोलो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बोलो, पर यूनिट टाइम. मतलब एक सेकंड में कितना हो रहा है पर यूनिट टाइम. एक सेकंड में चीज कितनी बार हो रही है? एक सेकंड बताओ, एक सेकंड में कितनी बार होगा? तो ये बोल रहा है 360 ऑसिलेशन इन 2 मिनट्स. 360 ऑसिलेशन इन 2 मिनट्स. तो 360 ऑसिलेशंस कितने मिनट में? 2 मिनट. मिनट मतलब सेकंड में कन्वर्ट करो. 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 2 3 जा. तो आंसर कितना है? 3 हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 हर्ट्ज. 3 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में 3 बार हो रहा है. अरे सिंपल सी बात है ना, 360 2 मिनट्स में 360 टाइम्स हो रहा है. 2 मिनट में मतलब 120 सेकंड में 360 बार हो रहा है. तो एक सेकंड में कितनी बार होगा? 3 बार. दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी का. ठीक है, एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार होती है? यहां पर ऑसिलेशन है तो एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है? एक सेकंड में 3 बार हो रहा है. हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है. आई होप आप समझ गए. ठीक है ठीक है. देन एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज. एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. अगर एग्जाम में आए ए टिक करके आगे निकल लो क्योंकि आंसर आ गया. पर ठीक है, मैं कैलकुलेट करूंगा. फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? तुम्हें पता है स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ. टाइम 1 अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. ये फॉर्मूला सबको पता होगी. v इज लैम्बडा इनटू f. फिर भी मैंने एक बार बता दिया. एनसीईआरटी के अच्छा, ये वीडियो देखने से पहले एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चन मैंने करवा दिए है. दैट इज लेक्चर नंबर 4. वो देख लेना जरूर, वो प्रैक्टिस कर लेना, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे. ठीक है, ऑलराइट. वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 342 गिवन है, मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड, ठीक है. लैम्बडा क्या नहीं पता. फ्रीक्वेंसी क्या है? 3. तो लैम्बडा क्या होगा? 342 by 3. दैट विल बी 114 मीटर्स.
मीटर में आएगा ना, मीटर पर सेकंड, ये 1/सेकंड, सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर में आया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड। सर उसकी तो कोई फॉर्मूला नहीं हो, तो ग्राफ से पता लगेगा ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो ग्राफ है, अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो ग्राफ में, वही एम्पलीट्यूड कितना है, देखो 1 मीटर दिया है, तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ 1 मीटर। तो ये सी 1 1 1 4 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, longitudinal wave can travel in, longitudinal wave travels in solids only, liquids only, liquids and gases only, all medium। तो आपको ये चैप्टर लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में पता चलेगा कि व्हाट इज दिस लॉन्जिट्यूडिनल वेव, व्हाट इज ट्रांसफर वेव और क्यों कहाँ ट्रैवल करता है नॉल। तो उसकी जो थियरी पार्ट है वो लेक्चर नंबर 1 में, बट लॉन्जिट्यूडिनल वेव मतलब साउंड वेव, और आपको पता है साउंड कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकता है, एयर में तो कर ही सकते, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज दिस इज द एयर मीडियम, राइट। पानी में भी होता है, एक्वेटिक लाइफ बात करती है, सोनार हमारे इक्विपमेंट्स साउंड वेव यूज करते हैं, और सॉलिड्स में भी साउंड पास होता है, देखो ना, ठीक है। तो इन ऑल मीडियम, तो longitudinal वेव कैन ट्रैवल इन ऑल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आंसर इज डी। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन सोनार, और मैंने बहुत प्यारे क्वेश्चन सोनार के ऑलरेडी करवा चुका हूं, लास्ट लेक्चर में भी करवाया एनसीईआरटी एग्जाम टार का, तो वो वीडियो देखिए। वीडियो देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, वो वीडियो देखिए, वो क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस करिए। अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंसर लिखिए। ऑप्शंस आपको भी दिखेंगे, क्वेश्चन भी दिखेगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। ये मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 9 we have to choose the correct option. Two graphs are given, right? You can see two graphs. Okay. The frequency of x is less than y and pitch of x is less than y। पहले तो ना फ्रीक्वेंसी ही पिच होता है, तो अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो पिच भी बड़ी ही होगी। तो अगर जहां पर x y से बड़ा है फ्रीक्वेंसी में और x y से पिच में छोटा है तो वो गलत ऑप्शन ही है, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार वो साइकिल रिपीट होती है। तो आप पहला जो ग्राफ देखोगे x वाला, यहाँ पर दिखेगा ग्राफ, राइट, वो एक साइकिल मतलब यहां से यहां, देखो एक साइकिल यहां से यहां कंप्लीट हो रही है, उसको कितना टाइम लग रहा है, देखो कितना टाइम लग रहा है, टी लिखा है यहाँ पर कैपिटल टी, तो उसको टी टाइम लग रहा है। और जो बी वाला ग्राफ है, आई मीन वाई वाला जो ग्राफ है, वो एक साइकिल देखो यहां से कंप्लीट कर रहा है और वहां पर टाइम लिखा है t/2। तो आप समझ जाओगे कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी। ये एक साइकिल टाइम टी में कवर कर रहा है और ये पूरी एक साइकिल टाइम हाफ टाइम में कवर कर रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स। तो अगर एक साइकिल कम टाइम ले रही है तो एक सेकंड में ज्यादा साइकिल पास हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, y की ज्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका पिच ज्यादा ही होगा, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका पिच ज्यादा होता है। तो आंसर क्या है, मतलब y का बड़ा है तो y का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो x का कम है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ x इज लेस देन y एंड पिच ऑफ x इज आल्सो लेस देन y। द आंसर इज ऑप्शन ए। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। In question number 10, the diagram shows the position of air particles due to propagation of sound represented by the straight lines at a particular instant from P to Q। चलो ये पता है ना आपको, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। रेयरफेक्शन का मतलब जब लाइंस दूर दूर हो, दैट इज द मीनिंग कि यहाँ पर प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, और ये होता है रेयरफेक्शन। और जब बहुत क्लोज हो, मतलब कि ऑब्वियसली लाइंस क्लोज आ गई, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन रीजन। और यहाँ पे प्रेशर ऑब्वियसली क्या होगा, हाई, क्लोज्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता है साउंड वेव्स में। तो विच ऑप्शंस चूज, रीड करो ऑप्शन और बताओ। देखो, आई थिंक द लाइंस विच आर क्लोज टू वन अनदर रिप्रेजेंट कंप्रेशन विच इज हाई प्रेशर रीजन। आई थिंक आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रीड करना आप चारों और आपको मिलेगा आंसर डी क्या है करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ओलंपियाड में बहुत सिंपल क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन 11 इज रियली गुड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई इट। ओके, पॉज करो वीडियो, अभी पॉज कर दो, अभी कर दो, प्लीज ट्राई इट, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। इन क्वेश्चन नंबर 11 देयर आर टू वॉल्स A एंड B which are 180 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो हम बोलेंगे लेट्स से ये वॉल A और ये वॉल B, दोनों में क्या डिस्टेंस है, 180 मीटर अपार्ट, ठीक है। A boy standing at 60 मीटर away from the wall claps his hand, ठीक है। 60 A से 60 मीटर, लेट्स से बॉय यहां पर है ना, ये होगा बॉय। तो यहां से कितना है 60 मीटर्स, फिर यहां से 60 मीटर है तो यहां से कितना होगा 180 माइनस 60, दैट इज 120 मीटर्स। बी वॉल से 120 मीटर्स। ओके, क्लैप्स हिज हैंड वंस इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, जो भी डेटा रीड करो लिखते जाओ, डेटा रीड करो लिखते जाओ, टाइम वेस्ट करना ही है, डेटा रीड करो लिखते जाओ। 330 मीटर्स
मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड एको दैट ही हर्स. ठीक है, ही हर्स. ठीक है, मतलब कि देखो यहां से वो ताली बजाएगा, टिंग, यहां से ताली बजाएगा, तो यहां से वो ताली का साउंड जाएगा और उसके पास वापस आएगा. लेट्स से टाइम t1 में आ रहा है, ये फर्स्ट एको है. ठीक है ना, ये एको फर्स्ट, और यहाँ ये पहले सुनाई देगा. फिर जो ताली यहाँ देखो, अरे ताली बजा रहा है तो साउंड वेव्स हर जगह जाएगी. यहां गई, ए से टकराई वापस आई, यहां गई, बी से टकराई वापस आई. लेट्स से इसको टाइम t2 लगता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टाइम? तो ऑब्वियसली मुझे पता है टाइम t1 इज लेस देन टाइम t2. क्यों? नजदीक है वॉल तो जल्दी फास्ट एको सुनाई देगा. t2 क्या है? वॉल टू दूर है तो थोड़ा सा लेट सुनाई देगा. तो कितना डिफरेंस होगा वो फाइंड करना है. तो t1 t2 कैलकुलेट कर लो. ओके, हमें पता है व्हाट इज स्पीड. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, स्पीड कितनी थी? 330 मीटर पर सेकेंड. t1 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो कितना टाइम लगे, डिस्टेंस चलेगा 60 जाएगा. साउंड कौन जाएगा? साउंड जाएगा बाबा. साउंड जाएगा 60, वापस साउंड आएगा, तब एको सुनाई दे. एको मतलब रिफ्लेक्शन, साउंड का रिफ्लेक्शन. तो यहां गया वापस आया, तो लेट्स से 2 into 60 मीटर ट्रैवल करेगा. कितना टाइम लगेगा जाने में? टोटल टाइम लेट्स से t1 ट्रैवल कर रहा है. समझ आ रहा है क्यों डिस्टेंस 2 लिया? थोड़ी थियरी रीड की होगी तो आपको पता है, बहुत इजी चीज है. ठीक है, 0 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 11 जा. तो t1 टाइम कितना आया बच्चों? 4/11 सेकेंड्स. ठीक है, अब इसके लिए टाइम कैलकुलेट करते हैं. स्पीड कितना है? 330. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा साउंड? यहां से यहां तक, दैट इज 120 into 2 times, दैट इज 120 + 120 अपॉन कितना टाइम लेगा? टोटल टाइम. t2 इज द टोटल टाइम, t1 इज आल्सो टोटल टाइम. t2, तो t2 कितना लगा? 0 0 कैंसिल, 3 11 जा, 3 4 जा, 4 2 जा 8/11 सेकेंड. हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम. मतलब कि पहला एको सुनाई देगा यहां से, दूसरा एको सुनाई देगा यहां से, उनमें टाइम डिफरेंस कितना होगा? सो टाइम डिफरेंस कितना होगा बच्चों? टाइम डिफरेंस इज t2 - t1, क्योंकि t2 बड़ा होगा, वो दूर है, टाइम ज्यादा लेगा. 8/11 - 4/11, बेस सेम है दोनों का, 11 तो नीचे रहेगा. 8 - 4 4/11. 4/11 थोड़ी मैथमेटिक्स करोगे आपको मिलेगा 0.36 सेकेंड. इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. सो 12th क्वेश्चन, यू कैन सी 12th क्वेश्चन इज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. आपको दिखेगा कि ग्राफ्स आ रहे हैं ना, शायद थोड़े छोटे छोटे दिखे, पर आई होप मैंने ट्राई किया कि पूरा ठीक से दिखेगा आपको. लेट्स सी. अगर नहीं दिख रहा कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसकी इमेज कहीं और कैसे अपलोड करूंगा. ठीक है, देखते हैं. आई होप आपको दिखेगा. ठीक है, अ माइक्रोफोन इज कनेक्टेड टू अ कैथोड रे oscilloscope, a loudspeaker giving a single note is switch on. The trace shown in the figure appears on the screen. ठीक है, जो भी है. Which of the following shows the softer but same frequency note of the given note? देखो बेसिकली है साउंड का, जो भी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो भी दिया है, ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता. हमें फर्क पड़ता है कि हमें जो ग्राफ दिया है उसका एक दूसरा वर्जन बनाना है जहां पर वो कैसा है, सॉफ्ट और सेम फ्रीक्वेंसी हो. सेम फ्रीक्वेंसी, तो हमारा टारगेट है कि सेम फ्रीक्वेंसी रहे और सॉफ्ट हो जाए. सॉफ्ट का मतलब क्या? सेम फ्रीक्वेंसी तो चलो हम निकाल देंगे कि वो साइकिल जल्दी टाइम में कंप्लीट कर ले. क्या होगा? एक साइकिल जल्दी कंप्लीट कर दे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड तो मिलेगा नहीं. तो हम क्या बोलेंगे कि एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है. अरे यार, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल कवर कर रहा है. अगर मैं बोलूं कि 10 फ्रीक्वेंसी है, 10 हर्ट्ज, तो उसका मतलब एक सेकंड में 10 साइकिल कंप्लीट कर रहा है. अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, मतलब कि एक सेकंड में 2 साइकिल कवर कर रहा है. ठीक है, तो अगर मेरे पास डेटा नहीं है, मुझे फिर भी फाइंड करना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, तो मैं ये तो बोल सकता हूं ना कि अगर एक जो ए है उसकी एक साइकिल जल्दी कंप्लीट होती है और जो बी है उसकी एक साइकिल लेट कंप्लीट होती है, तो ऑब्वियसली ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बी से. एकदम सिंपल सी फैक्ट है. तो वही देख लेंगे, उससे हमें मिल जाएगा एक साइकिल जल्दी किसकी कंप्लीट होती है, किसकी जल्दी साइकिल कंप्लीट होती है. जहां पर जल्दी होगी साइकिल कंप्लीट, हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. सॉफ्ट का मतलब क्या हुआ? सॉफ्ट मतलब मैं जैसे बात कर रहा हूँ, सॉफ्टली बात कर रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ. तो जो आवाज में डिफरेंस आया वो क्या है? एम्पलीट्यूड. सो टेक्निकली इसका नाम क्या है? एम्पलीट्यूड. हमें एम्पलीट्यूड देखना पड़ेगा, मतलब कि मैक्स डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, चलो तो हम ग्राफ बना लेते हैं इसका. पहले देखते हैं कैसे. देखिए नंबरिंग तो दिया नहीं टाइम में, जो फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में कवर कर रहा है. तो हम ब्लॉक्स देखेंगे. देखो ब्लॉक्स देखेंगे तो आप देखो कि एक साइकिल ऐसे कंप्लीट हुई. देखो एक साइकिल मतलब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, देखो कितने ब्लॉक्स हो गए. ऐसे है ना, मतलब कि यहाँ पर 1 2 3 और 4, मतलब कि 4 ब्लॉक में एक साइकिल कंप्लीट हो गई. तो ये सेम रहना चाहिए. तो जो भी ऑप्शन चूज करो उसमें ये 4 ब्लॉक में ही एक साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए. क्यों? फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम. चलो ठीक है.
और ये जो ग्राफ का जो टॉप और बॉटम पार्ट है, ठीक है, वो थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि एम्पलीट्यूड छोटा हो जाए। मतलब कि हमें एक्चुअली ऐसा ग्राफ चाहिए कोई, ठीक है, देखो ऐसा ग्राफ, ऐसा है, ऐसा है। तो देखो ऑप्शन ए, देखो ध्यान से देखना पड़ेगा, ऑप्शन ए बी सी डी, आप आराम से देखो और आपको पता लगेगा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। Let's go for the next question. In question number 13, four sounds M, N, O, P are shown in the figure. Which one of the following statement is correct? तो ग्राफ्स दिए आपको, चारों ग्राफ दिख रहे होंगे, राइट। M and P have same loudness. Loudness चेक करना है तो एम्पलीट्यूड चेक करना, मतलब कि कितना ऊपर है ग्राफ वो चेक करना। मतलब कि देखो ये अगर ये ग्राफ है तो ये होता है लाउडनेस, ये होता है एम्पलीट्यूड, बेसिकली ये चेक करना है। जो ये जिसका ज्यादा है वो बड़ा है, अगर सेम है तो सेम है। M and P have same loudness. अगर M देखोगे वो 1 तक जा रहा है और P देखोगे 1 से नीचे जा रहा है, उसका जो टॉप पार्ट है ये वाला, ठीक है, उसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट, सिर्फ क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट, ओके। बॉटम पार्ट, ट्रफ एंड क्रस्ट, ठीक है, ऑलराइट। दूसरा है ऑप्शन M, N and O have same loudness. N का तो 2 तक जा रहा है, O का तो 1 से नीचे जा रहा है, नहीं होगा। N and P, N का तो 2 तक जा रहा है, P का तो 1 से भी नीचे जा रहा है, वो भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन इज M and O, वही तो आंसर होना चाहिए। M कहां तक जा रहा है 1, और O कहां तक जा रहा है, वो भी 1 तक ऑलमोस्ट जा रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन डी, डी इज द आंसर। कॉपी करो बच्चों। इन क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आर लाइक फ्रॉम वन पैराग्राफ क्वेश्चन, ठीक है। तो पैराग्राफ रीड करते, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टू ट्यूनिंग फॉक्स A and B vibrate with the same frequency in the ratio of 2:7। ट्यूनिंग फॉक तो पता है ना क्या होता है, ऐसा ये होता है, ये वाला टाइप है ना, ये कांटा, इसको मारते थंग वाइब्रेट है। अगर दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी हो ना, तो अगर आप इसको वाइब्रेट करोगे ना और थोड़ा नजदीक लाओगे ना, तो ये भी वाइब्रेट करने लगेगा, और उसके साइड में अगर बॉल रखोगे तो वो भी वाइब्रेट करेगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छा बनता है इससे, करेंगे हम भी कभी करेंगे, देखो, ठीक है। तो लेट्स से क्या है ट्यूनिंग फॉक, लेट्स से A and B, ओके। उसकी फ्रीक्वेंसी रेशियो है, मतलब कि FA by FB is 2:7, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ A ज्यादा है, 2/7 है, तो देखो ना A ज्यादा हो, सॉरी A कम है एंड B की ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड वेवलेंथ इन द रेशियो ऑफ 3/4, तो लैम्डा A बाई लैम्डा B इज 3/4, यहाँ लैम्डा B इसका ज्यादा है, ठीक है, तो स्पीड ऑब्वियसली B की ज्यादा होगी। लेट्स सी क्वेश्चन क्या पूछा है। फाइंड द ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसिंग ग्रेटर वेलोसिटी। ऑब्वियसली मुझे पता था स्पीड ही पूछेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी लैम्डा इनटू एफ पता है आपको, तो वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, लैम्डा ए एफ ए अपॉन लैम्डा बी एफ बी, ठीक है बच्चों। लैम्डा ए बाई लैम्डा बी पता है क्या है, 3/4। एफ ए बाई एफ बी क्या है, 2/7, 2 से चला गया तो क्या है 3/14। तो वी ए अपॉन वी बी, आप देखोगे वी ए ऑलमोस्ट 3 स्पीड नहीं है, रेशियो की बात कर रहा हूँ, और वी बी का रेशियो देखो 14 में जा रहा है, तो 14 ज्यादा है 3 से, तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। अब स्पीड मत बोलना 14 है, स्पीड 14 नहीं है, बी की वेलोसिटी 3 नहीं है, रेशियो ऐसा है, ठीक है। तो वी बी इज ग्रेटर देन बी है। तो फाइंड द ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसिंग ग्रेटर वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली आंसर इज बी, दैट इज ट्यूनिंग फॉर्क बी, और ऑप्शन इज आल्सो बी, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉर 15। क्वेश्चन नंबर 15, द ट्यूनिंग फॉर्क ए प्रोड्यूस रिलेटिवली, अच्छा ए प्रोड्यूस, ठीक है। ऑप्शन इज श्रिल साउंड दैट ट्यूनिंग फॉर्क बी। श्रिल साउंड का मतलब होता है हाई पिच, हाई पिच का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, और आपको पता है ए की फ्रीक्वेंसी देखो 2 है नहीं, आपको रेशियो की बात करो, और बी 7, तो बी की फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ज्यादा है ए से, तो श्रिलनेस या पिच किसकी ज्यादा, बी की ज्यादा, ए की थोड़ी है, ओके। सेकेंड इज बी, दैट इज फ्लैट साउंड देन फॉक बी। अच्छा, अगर श्रिल नहीं है, पिच ज्यादा नहीं है साउंड, तो ऑब्वियसली वो साउंड को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट साउंड, ठीक है। तो यस करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है कि ए का फ्रीक्वेंसी कम है तो वो उसका साउंड फ्लैट होगा कंपेयर टू बी। सी, लाउडर साउंड देन बी, लाउडर नहीं बोल सकते, ठीक है। फोर्थ साउंड ऑफ मोर वेवलेंथ, नहीं वेवलेंथ इसी की बड़ी है, बी की बड़ी, ए की थोड़ी बड़ी, देखो ना 3/4 है, तो बी की बड़ी, तो आंसर इज ऑप्शन बी। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 इज अमेजिंग क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज एक बार ट्राई जरूर करना, मेरी मान रखना, एक बार ट्राई जरूर करना। लेट्स स्टार्ट। A man standing in front of a large wall claps at a regular frequency of 10 hertz। देखो यहाँ पर क्या होगी, एक वॉल होगी, लार्ज वॉल, ठीक है। अगर लार्ज वॉल है तो मतलब एको होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, एको के लिए एक सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी किसकी, साउंड वेव्स की नहीं, क्लैपिंग की, जो क्लैप कर रहा है बंदा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 10 हर्ट्ज। इसका मतलब
वो 1 सेकंड में 10 क्लैप कर रहा है। बड़ा तेज होगा भाई, कर नहीं पाऊंगा मैं तो, 1 सेकंड में 10 क्लैप कर रहा है। थोड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन दी है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी दिया, क्लैप का फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है। क्लैप का मतलब कि एक क्लैप करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड में 10 क्लैप। तो 1 सेकंड में वो 10 क्लैप करेगा, तो एक क्लैप करने में कितना टाइम लेगा, 1/10। तो आंसर आएगा 1/10, दैट इज नथिंग और 0.1 सेकंड। मतलब कि एक क्लैप 0.1 सेकंड में कर रहा है, ठीक है। He finds that echo coincide with his clapping। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मतलब लेट्स से यहां पर वॉल है, ठीक, और यहां पर बच्चा जो क्लैप कर रहा है, ये जो बच्चा है जो क्लैप कर रहा है, तो उसकी क्लैप जा रही है। लेट्स से क्लैप गई 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 और फिर यहां से वापस आई, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है 2-4 क्लैप मारी उसने और लेट्स से 4th क्लैप पे उसको उसका एको भी आने लगा। ऐसा नहीं कि 4th क्लैप का एको आ रहा है, जब तक 4th क्लैप मारी, क्योंकि हमें पता नहीं कितना डिस्टेंस है। लेट्स से एक क्लैप बजाई, उसका साउंड यहां तक पहुंचा, दूसरी क्लैप बजाई तब वो साउंड यहां तक पहुंचा, तीसरी यहां तक पहुंचा, फिर रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। हमें नहीं पता कौन सी क्लैप पे साउंड मैच कर रहा है, पर कुछ क्लैप्स के बाद जब ये क्लैप भी कर रहा है तो क्लैप का साउंड कटैक, ये वाला साउंड, और जो एको आ रहा है वो भी मर्ज हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो ये बहुत प्यारा चीज है, ये बहुत अच्छी चीज बताई है, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितना बच्चा 330 मीटर पर सेकंड। चलो बहुत बढ़िया, 330 मीटर पर सेकंड दिया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए, टाइम टेकन बिटवीन, अच्छा ऑप्शन नहीं है, सॉरी, स्टेटमेंट्स आर गिवन। टाइम टेकन बिटवीन सक्सेसिव क्लैपिंग इज 0.1 सेकंड। हाँ जी, वो तो निकाल लिया। मतलब सक्सेसिव क्लैपिंग मतलब 2 से क्लैप के बीच में कितना टाइम रहेगा, 0.1 सेकंड। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो क्या है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द वॉल आफ्टर ही स्टॉप्स क्लैपिंग इफ ही हियर्स वन मोर एको इज 33 मीटर्स। मतलब कि जब क्लैप बंद कर दे, देखो स्टेटमेंट 2 कर रहा हूं, स्टेटमेंट 2, जब वो क्लैप करना बंद कर दे उसके बाद वो एक और क्लैप सुन सकता है। कितनी, एक और क्लैप। तो वो बोल रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो जो डिस्टेंस है जो बंदे में और वो वॉल में वो है 33 मीटर्स। ये बहुत डीप चीज है। मतलब कि देखो समझो लास्ट जो क्लैप करेगा, लास्ट क्लैप, उसके बाद उसको एको सुनाई देता है, खाली एक एको सुनाई देता है एक क्लैप का। इसका मतलब जो लास्ट क्लैप करेगा और जो एको सुनाई दिया उसके बीच में टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, 0.1 सेकेंड। सही है ना, 0.1 सेकेंड। क्यों, क्योंकि जो लास्ट क्लैप करेगा, और हमें पता है क्लैप्स के बीच में व्हाट इज द टाइम डिफरेंस, 0.1। तो लास्ट क्लैप की उसके बाद एको आके वापस उसको स्टेटमेंट बोला ना कि एको आके मर्ज होता है क्लैप में, मतलब वो बोला ना कोइंसाइड होता है। तो लास्ट क्लैप करेगा उसके बाद उसको एक और क्लैप सुनाई दी, मतलब कि जो एको लास्ट में गया वो मर्ज हुआ उसके साथ, ठीक है। वो पर क्लैप नहीं बजा रहा है, और अगर मर्ज होता तो वो क्लैप बजाने पे मर्ज होता, लास्ट के बाद की क्लैप अगर वो बजाता तो मतलब कि वो कितना टाइम लेता है एको, 0.1 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जाने में डी, लेट्स से, तो आने में डी, अगर जाने में डी लगेगा तो उसको आने में भी डी लगेगा, तभी 0.1 सेकेंड। यहां पर 2 आ गया, क्या आपको पता है लॉजिक। स्पीड कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड, 2d 0.1, तो होगा 330 इंटू 0.1 इज 2d। 0.1 0 कैंसिल, 0.1 मतलब 1/10, 0 0 कैंसिल, और 2 डिवाइड करेंगे 33 से तो ऑलमोस्ट 17 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, डी। सो डिस्टेंस हैज टू बी 17 मीटर। अगर ऐसा होता कि लास्ट क्लैप के बाद उसको खाली एक क्लैप का एको सुनाई दे तो डिस्टेंस होना चाहिए था 17 मीटर, 33 नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब समझे ना, लास्ट क्लैप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ ना, 2-3 बार देखो, खुद भी सोचो इस चीजों को, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। एक और स्टेटमेंट बाकी है, अगर वो भी थोड़ा ऐसा ही है, तो अगर वो समझ लिया तो ये इजी होगा समझने को, और ये समझ लिया तो वो तो बहुत इजी होगा समझने को। लेट्स से द थर्ड स्टेटमेंट। व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द वॉल आफ्टर ही स्टॉप्स क्लैपिंग इफ ही हियर्स 4 मोर क्लैप इज 66 मीटर। मतलब कि बोल रहे कि ये जो डिस्टेंस है और ये वॉल है वो कितना होगा, 66 मीटर्स होगा, अगर वो 4 क्लैप सुनाई दे लास्ट क्लैप के बाद। देखो उसने क्या किया, लास्ट क्लैप लगाई, लास्ट क्लैप, ठीक है, उसके बाद उसको कितनी क्लैप सुनाई दी, 4 क्लैप सुनाई दी। लास्ट क्लैप बारी बताइए, बहुत सारी क्लैप्स लगाई, फिर छोड़ दिया, फिर बैठा, टंग, एक क्लैप सुनाई दी, टंग, दूसरी क्लैप, टंग, तीसरी क्लैप, टंग, चौथी क्लैप। आपको पता है ना सक्सेसिव टाइम डिफरेंस कितना है क्लैप्स के बीच में, एक क्लैप के बीच में व्हाट इज द टाइम डिफरेंस,
0.1 सेकंड। उसको 4 क्लैप सुनाई दी, मतलब कि लास्ट क्लैप के बाद 4 क्लैप सुनाई दी। तो कितना टाइम लगा वो 4 क्लैप को सुनने में? 4 इंटू 0.1 सेकंड लगा। ये टाइम मिल गया आपको, ठीक है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो क्लैप गई होगी लास्ट में और आई तो कितना टाइम लगा होगा? 2d। सॉरी, डिस्टेंस कितना लगा? 2d। स्पीड कितनी है? 330। डिस्टेंस कितना है? 2d। क्लैप कितना है? 4 इंटू 0.1। ये 2 से तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 330 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.1 दैट इज इक्वल्स टू d। 0.1 0 को कैंसिल करें, 2 3 6 2 3 6 66 मीटर इज d। यस, हाँ, अगर लास्ट क्लैप के बाद 4 क्लैप सुनाई थे धड़ाधड़, तो डिस्टेंस कितना मिलता है? 66 मीटर मिलता है। आंसर ऑप्शन स्टेटमेंट 3 क्या है? सही है। स्टेटमेंट 3 क्या है? सही है। तो आंसर होगा 1 and 3 आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक मुझे पता है थोड़ा सा शायद समझने में, थोड़ी प्रोसेस करने में थोड़ी तकलीफ हो, थोड़ी सी, पर समझ के करना। लास्ट क्लैप के बाद लास्ट क्लैप बजा दी, टंग 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 टंग, कितना टाइम लगा होगा? देखो लास्ट क्लैप बजा दी तो वो भी क्लैप गई ना, वो भी क्लैप गई। एक क्लैप आई 0.1, एक क्लैप 0.1, एक क्लैप आई 0.1, 4 क्लैप कितना? 4 इंटू 0.1। टोटल टाइम कितना लगा आने में? 0, ये वाला टाइम। ये गई d डिस्टेंस, आई d डिस्टेंस, तो 2d टाइम स्पीड थी 330, आपको मिल गया डिस्टेंस, ठीक है। लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ओलंपियाड। ओके, so in the last question is stone is dropped from the top of the tower of 125 meter high into a pond which is at the base of the tower. When will the splash be heard at the top? तो बेसिकली इट्स अ लिंक्ड क्वेश्चन बिटवीन द मोशन चैप्टर एंड द साउंड। पहले पत्थर जाएगा, वो टाइम लेगा, वो हवा से नीचे जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी, या तो डिस्टेंस दिया था एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2a। ऐसे इक्वेशन यूज करके आप टाइम निकालोगे। आपको टाइम चाहिए तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ड्रॉपिंग वेलोसिटी क्या होगी? 0। फिर वो जब पत्थर गया फिर पट करके गिरेगा नीचे और आवाज आएगा और वो आवाज ऊपर सुनाई देगा आपको आते आते। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? स्पीड ऑफ साउंड को लेके डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। ये सेम तो नहीं पर सिमिलर, डेटा खाली चेंज है, बाकी सिमिलर क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में करवाया है। तो आई कैन से दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चन एज एन होमवर्क एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो बच्चों, यहां पर ग्रेड 9 का एंटायर फिजिक्स फ्रॉम सीबीएसई स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू इज कंप्लीटली फिनिश्ड। मुझे पता है कुछ स्टेट बोर्ड्स में थोड़ा सा अंतर है यहाँ वहाँ, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि आईसीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड वो बहुत ही अलग जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है दैट इज़ फाउंडेशन फिजिक्स, दैट इज़ फाउंडेशन क्लासेस। जो बच्चे 11th-12th में जी या नीट की प्रिपरेशन करने वाले, तो उसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। बट मैंने सीबीएसई इसलिए चूज किया क्योंकि मैंने देखा मोर देन 80% या 70%, मान के चलो मोर देन 70, सेफ साइड लेता हूँ, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं। उनके जो स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल अपना स्ट्रक्चर के बराबर है। तो देखो, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो गया या गुजरात स्टेट बोर्ड हो गया या तमिलनाडु का स्टेट बोर्ड हो गया, XYZ स्टेट बोर्ड हो गया, वो ये वीडियो रेलिवेंट नहीं है। बिल्कुल रेलिवेंट है। हाँ, मुझे पता, आप जब ग्रेड 9 में होते हो तो आपको एक गाइडेंस चाहिए कि यार नहीं सर, मेरे स्टेट बोर्ड के नाम से अगर वीडियो बनेगी तभी मैं देखूंगा। नहीं, बिल्कुल ट्रस्ट करिए। ऑब्वियसली आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो दिखा के। आई डोंट नो, टीचर को रिकमेंड नहीं करेगा, बट ठीक है, समझ आ गया ना। अपने सिलेबस को देख लो, किसी मेंटर से पूछ लो, अपने सीनियर से पूछ लो। बिल्कुल ये सीबीएसई जो सिलेबस है बहुत बोर्ड्स को कवर कर लेता है एज इट इज, इसीलिए मैंने सीबीएसई चुना है। होपफुली फ्यूचर में हो सकता है कि मैंने ये वीडियो आईसीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू भी बनाऊं, पर अभी टारगेट है कि कंप्लीटली सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू बनाऊं। और एनसीईआरटी तक नहीं रुकता हम कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो यार, फिजिक्स कोई सिलेबस के लिए थोड़ी ना बना है कि ये सिलेबस, ये फिजिक्स। न्यूटन बोला कि चल यार ये ग्रेड 9 के बच्चों को टेस्ट करेंगे, सिलेबस बना लेते, तो चलो इसकी खोज कर लेते। नहीं यार, फिजिक्स तो फिजिक्स है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो स्टेट बोर्ड में अगर है कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो वही रहना है। आईसीएसई बोर्ड में मतलब तो वही रहना है। फिजिक्स तो फिजिक्स रहना है। और मेरे अगर वीडियोस देखोगे तो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यार, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ।
जो भी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाया, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है, कि ये एग्जाम में ये मार्क्स आ जाएंगे, ये एग्जाम ये करेक्ट हो जाएगी, नहीं यार, एग्जाम करेक्ट करना इज लाइक ए बाई प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट समझना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, राइट। हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग होगा ना तो सब एग्जाम्स निकल जाएगी। और सच बात तो ये कि जो स्कूल एग्जाम है ना बच्चों, ठीक है आप मेहनत करो, मार्क्स लाओ, वो मोटिवेशन बनाए रहते, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये एग्जाम इतनी छोटी एग्जाम है आपकी लाइफ की, कुछ भी मैटर नहीं करेगा एक पॉइंट पे आके मार्क्स कितने आए, अगर मार्क्स ज्यादा आ रहे, मार्क्स कम आ रहे, मार्क्स से एवेल्यूएट मत करो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। और अच्छी जो एग्जाम है जो लाइफ में थोड़ी मैटर करती है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा वो भी बहुत मैटर करती है लाइफ उसी पे, नहीं, कोई भी दुनिया के एग्जाम हो, कितनी भी बड़ी, यूपीएससी हो, कैट हो, जेडब्ल्यू हो, गेट हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई लाइफ से बड़ी नहीं होती, लाइफ बहुत बड़ी होती है। तो इतना पागल मत हो जाओ कि एग्जाम में अगर नहीं हुआ तो एक लाइफ बहुत बड़ी, बहुत कुछ कर लेंगे, सबको पढ़ाई समझ नहीं आती है, नहीं हो ठीक है, फिजिक्स नहीं आया समझ, अच्छी बात है, कोई और चीज समझेगा, और चीज करेंगे, ठीक है। बट अगर पढ़ रहे हो तो फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ो, मजे से पढ़ो और समझदारी से पढ़ो, ये इंटेलेक्ट बढ़ना चाहिए, प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। फिजिक्स पढ़ने के बाद अगर ये प्रेशर बढ़ता है ना तो यार समझ लो गलत तरीके से पढ़ रहे हो। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा तो वो दर्द होगा, वो अलग बात है, सोच रहे हो, अच्छी बात है, बट रट्टा मार रहे हो खाली मार्क्स लाने के लिए, वो बहुत गलत है, ठीक है। तो माई ऑब्जेक्टिव फॉर दिस वीडियो, मुझे पता है कि बच्चों को तो वन शॉट वीडियो चाहिए कि सर साउंड 2 घंटे में खत्म कर दो, 1 घंटे में खत्म, आधे घंटे में खत्म कर दो, तो मेरा तो 1 घंटे में तो खाली एक छोटा सा टॉपिक कवर होता है, 5-5 वीडियो बन जाते हैं, एक लेक्चर, मतलब एक चैप्टर के लिए, कभी कुछ चैप्टर के तो 10-10 वीडियो बनाए, ग्रेविटेशन के देख लो, मोशन के देख लो, राइट। पर बच्चों मेरा ऑब्जेक्टिव ही वही है कि आप ये वीडियो एंड टाइम के लिए नहीं है कि ये कल एग्जाम में और पढ़ना है, ना उसके लिए नहीं है वीडियो। ये कैसे वीडियोस बना रहा हूं मैं, मेरा गोल ये है कि आप स्कूल के साथ जब पूरा करिकुलम चल रहा है आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, ठीक है। वन शॉट वीडियो जो होते हैं, जो रिविजन वीडियोस होते हैं, जो 1 घंटे में पढ़ा देते हैं कंप्लीटली, आधे घंटे में खत्म हो जाते हैं, वो रिविजन्स के लिए होते हैं, जिनका ये हो गया है चैप्टर, उनको खाली रिवाइज करना है, या तो फिर वो बच्चों के लिए कि एग्जाम में कल क्या करें, कुछ तो पढ़ के जाना, तो वीडियो देख लिए, वो वीडियोस भी बनाएंगे होपफुली, और बहुत अच्छे से यूनिकली बनाएंगे। पर पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंप्लीट सीरीज बने। तो ग्रेड 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है, मैंने बहुत लंबा भाषण दे दिया, ठीक है। ग्रेड 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है, ग्रेड 10 स्टार्ट जल्दी करेंगे, मजे से करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में ग्रेड 10th में, टेक केयर, बाय बाय।